नमस्कार, मैं रणधीर कुमार। एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। भारत नेपाल सीमा पर नेपाली सेना द्वारा की गई फायरिंग, एक की मौत, 2 घायल। एक विवाहिता चढ़ी दहेज की भेंट, परिजन ससुराल पक्ष पर लगा रहे हैं दहेज के लिए हत्या का आरोप। ढाका मोतिहारी मुख्य मार्ग पर मीरपुर के समीप ट्रक ने एक बच्ची को रौंदा, घटनास्थल पर हुई मौत। और ढाका नगर परिषद के मुख्य पार्षद पर लगा अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास साबित करने के लिए विशेष बैठक बुलाने की उठी मांग। बिहार के सीतामढ़ी जिला स्थित भारत नेपाल सीमा के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अचानक नेपाली सेना द्वारा की गई फायरिंग से पूरा प्रशासनिक अधिकारी समेत पूरा महकमा सख्ते में आ गया है। घटना सोनवर्षा थाना क्षेत्र के पिपरा परसाइन पंचायत अंतर्गत आने वाले लालबंदी स्थित जानकी नगर बॉर्डर की है, जहां खेत में काम करने गए मजदूरों पर अचानक नेपाल के सशस्त्र पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए शहर लाया गया, जहां उनकी इलाज चल रही है। इधर स्थानीय लोगों ने बताया कि एक भारतीय नागरिक को नेपाली सेना ने अपने कब्जे में ले रखा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाली सेना के गोलीबारी में जानकी नगर टोले लालबंदी निवासी नागेश्वर राय के 25 वर्षीय पुत्र डिकेश कुमार की मौत हो गई, जबकि विनोद राम के पुत्र उमेश राम के दाहिने हाथ में गोली लगी है, जबकि सहोरबा निवासी बिंदेश्वर ठाकुर के पुत्र उदय कुमार के दाएं जांघ में गोली लगी है। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए सीतामढ़ी रेफर किया गया है। वहीं नेपाली पुलिस ने गांव के वशिष्ठ राय के पुत्र लगन राय को अपने कब्जे में रखा है। फिलहाल लालबंदी बॉर्डर पर भारतीय एसएसबी और स्थानीय पुलिस दोनों डटी हुई है, तो वहीं नारायणपुर बॉर्डर पर नेपाली सेना अपना डेरा डाले हुए हैं। जो दूसरे आदमी से झगड़ा हो रहा है बॉर्डर पर क्या, तो उसी के लिए मेरा देवर दूसरे आदमी उसको फोन कर दिया, इधर आओ ना, से झगड़ा ही हो रहा है, ये देख रहा है ना, तो उसी से सशस्त्र वाला गोली चला दिया। तो गोली चला दिया कि भागा, तो उसको पैर में गोली मार दिया। एक आदमी को दरे पर खत्म कर दिया, एक आदमी को और हाथ में लगा हुआ है। एक आदमी का और गोली मार कर नेपाल वाला खींच कर ले गया उधरे, और 3 आदमी इधरे आ गया। बैठा डंटा, जब डंटा लगा दिया तो इधर से बोला कि सार मार जाओ, बोला है इधर से आदमी। इसके बाद उसका गोली चलाने लगा। कहाँ घटना घटा ये? वो दरबार से उत्तर है बॉर्डर पर गोलियां चली हैं, उसमें 4 को 7 गोली लगी है, जिसमें कि 2 मरीज हमारे हॉस्पिटल में आया है। एक उदय शर्मा नाम का है, जिसके कि दाहिने पैर में गोली लगी हुई है, और उसमें टिबिया और फिबुला दोनों ही बोन का फ्रैक्चर है, या प्लस मसल्स इंजरी है। इसका जो है हेमोस्टेसिस को मेंटेन कर दिया गया है, सिंको स्लेब अप्लाई कर दिया गया है, और उसमें इम्प्लांट लगना है, जो कि अभी लगाया जाएगा। दूसरा जो मरीज है वो उमेश राम नाम का है, जिसके कि दाहिने हाथ में गोली लगी थी, जो कि गोली आर पार हो गई है। इसका ऑपरेशन कर दिया गया है, उसमें कुछ पैलेट्स थे, उसको निकाल दिया गया है, और पेशेंट खतरे से बाहर है। उदय शर्मा का हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि ये भी रिकवर कर जाएगा। और बाकी एक का शायद बॉर्डर पे ही स्पॉट डेथ हो गया है, और जो तीसरा चौथा बच जाता है उसका कुछ पता नहीं है ये कहाँ है। इन लोगों का कहना है, जो साथ में है उनका कहना है कि उसको नेपाल पुलिस जो है उठा के ले गई। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बभनौली पंचायत के कोहवरवा गांव में गुरुवार को दहेज के लालच में दहेज लोभियों ने एक नवविवाहिता की जान ले ली। मामले को लेकर मृतका के पिता यादव लाल मुखिया ने गोविंदगंज थाने में दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। मृतका कोहबरवा गांव के बिक्की मुखिया की पत्नी व गोविंदगंज थाना क्षेत्र के मननपुर गांव के यादव लाल की पुत्री 21 वर्षीय संध्या देवी थी। गोविंदगंज थाना प्रभारी सरफराज अहमद ने बताया कि संध्या देवी की शादी महज 1 वर्ष पूर्व बभनौली पंचायत के कोहबरवा गांव निवासी भूलन मुखिया के पुत्र विक्की मुखिया से हुई थी। शादी के बाद विक्की और उसके परिवार के सदस्य संध्या के मैके वालों से मोटी रकम की मांग करते थे। मोटी रकम नहीं देने पर संध्या को प्रताड़ित करते थे। मृतका के पिता यादव लाल मुखिया ने बताया कि गुरुवार को करीब 11 बजे संध्या का शव उसके घर में लटके होने की खबर मिलने पर वहां हम लोग गए तो देखा कि उनके ससुराल वाले फरार हैं। गोविंदगंज थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका संध्या देवी के पति
विक्की कुमार मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। दहेज हत्याकांड मामले में पोस्टमार्टम के बाद शव को अरेराज खजुरिया मुख्य मार्ग के तिनगछिया गांव के समीप रखकर लड़की पक्ष के लोगों ने घंटों सड़क जाम कर उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। मौके पर गोविंदगंज थाना प्रभारी सरफराज अहमद और जिला पार्षद शैलेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम को खुलवाया। मुआ के हमरा के यहाँ खबर कइलन दोसर के 10 लाख रुपया मांग करत थाना वो जी उहे प्रशासन ना ना और जाते हटो जी मुआ कर जी और रात इसका मुआ कर फांसी पे चढ़ा कर जी जाके हाजिर हो गया थाना में। कब मरा है ये? मुआ हुआ 9 बजे के 8-10 बजे के आसपास सुबह में। अच्छा 10 लाख रुपया का मांग किया है। 10 लाख रुपया दे घर का लड़की का रखा ये बेरा लटका देलक लखन जी लगा के जी तो घर तो फोन आई नहीं दोसर कोई फोन कइलन दोसर कोई फोन करी है तो हम गई ऐसा तो वही लटकल बिया यही खड़ा भी जी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चिड़ैया प्रखंड के मीरपुर में ढाका मोतिहारी मुख्य पथ पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बच्ची को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतका मीरपुर के ही राकेश शाह की 10 वर्षीय पुत्री है। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 11 बजे के आसपास मोतिहारी के तरफ से तेज रफ्तार ट्रक ढाका की तरफ जा रही थी, तभी अचानक वह बच्ची ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा ढाका मोतिहारी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने ड्राइवर को पकड़कर घर में बंद कर दिया। परिजन सहित गुसाई ग्रामीणों का आरोप था कि सूचना के बावजूद प्रशासन मौके पर नहीं पहुंच रही। इस संबंध में मृतका के दादा और चाचा ने STV न्यूज से बताया, ये मतलब से हमारा साथ है वो जो हम लीची किन का वहाँ पर था, वहीं पर हमारा सामने हाथ में था। मतलब गाड़ी है या जब तक हम थे मतलब गाड़ी वो लगा है सामने यहाँ लगा है, गाड़ी मार कर ड्राइवर वहाँ उतर गया, बोलता है हमारा गाड़ी नहीं है। हम ड्राइवर को पकड़ के घर में बंद कर दिया। लाशन हुए कोई आदमी प्रशासन कुछ भी नहीं सुनता है, बगल वाला में कुछ नहीं कर सकता है। कोई आदमी ने खाली सिर्फ बोलता है लिखवा, वो क्या लिखा है पोस्टमार्टम कर दे लाश को, बस ठीक हो जाएगा। कुछ क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है। क्या मांग आप लोगों का? वो मांग मतलब यही रहा है तो उनको गाड़ी मालिक है वो आए हमारा सामने बोले क्या करना है, क्या जो फैसला करना है सामने कीजिए। जो हमारा लड़की है वो लड़की का क्या करना है उनको बताना पड़ेगा। पोती है, ठीक है, वो मेरा भतीजी लगती थी। लास्ट का घटना का 1 घंटा हो गया। CO को फ़ोन किया तो वो बोल रहे हैं कि हम 1.5 घंटा में आएंगे, वो भी टाइम मिलेगा तब। उनका बात का भी हम बोले। उसके बाद SDO साहब को सबको फ़ोन किया, अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है। एक प्रशासन आया हुआ है तो लगभग 500 मीटर दूरी ही है। बताइए वो लाश देखने आए हैं कि 500 मीटर दूरी पब्लिक को देखने आए हैं। यहाँ अभी नहीं आए? यहाँ अभी नहीं आए हुए हैं। आप लोग क्या डिसाइड किए? हम लोग यही डिसाइड किए हैं SDM साहब आएंगे, उसके बाद जैसे होगा वैसे होगा बस। कोरोना महामारी में जहां सभी धार्मिक स्थलों को सरकार द्वारा बंद करने का ऐलान किया गया था, वहीं लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी लोगों ने धार्मिक स्थलों में जाना बंद कर दिया था और अपने घर से ही पूजा और नमाज अदा कर रहे थे। वहीं 8 जून से सरकार द्वारा सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का ऐलान किया गया था। आज लॉकडाउन खुलने के बाद का पहला जुम्मा होने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुम्मे की नमाज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का प्रयोग करते हुए मस्जिद में अदा की। वहीं बेतिया बड़ी मस्जिद के इमाम उमर फारूक ने बताया कि लॉकडाउन खुलने के बाद का आज पहले जुम्मे की नमाज अदा की गई, जहां नमाज से पहले यह ऐलान कर दिया गया था कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एवं मास्क का प्रयोग करते हुए अपने अपने घरों में वजू बनाकर मस्जिद में आएंगे, जहां सभी लोगों ने इसका पालन करते हुए जुम्मे का नमाज मस्जिद में अदा की। जहां लोगों ने नमाज के बाद हाथ उठाकर कोरोना महामारी से निजात के लिए दुआ मांगी। इस दौरान बड़ी मस्जिद बेतिया के इमाम उमर फारूक ने बताया कि कोरोना जैसी बीमारी की वजह से पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन किया गया था। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन किया गया था कि कोई भी शख्स मस्जिद हो या किसी और मजहबी मकामात हो उसके अंदर अपनी इबादत नहीं कर सकते हैं। तो सारे लोगों ने इसकी पालन की और इसी तरीके से जो है 8 जून से मजहबी मकामात खुलने का फ़ैसला हुआ मरकज़ी हुकूमत की जानिब से। तो ये पहला जुमा आज 8 जून के बाद बड़ी मस्जिद के अंदर अदा की गई। सारे मुसलमानों ने मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूरी बना करके लोगों ने नमाज अदा की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का लेखा जोखा घर घर पहुंचाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की।
जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी द्वारा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का लेखा जोखा घर घर पहुंचाने को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा मझौलिया में ये बैठक की गई। बैठक उपरांत रेणु देवी द्वारा मझौलिया के दुकानों में घूम घूमकर मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का एक संदेश भरा पत्र सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि डोर टू डोर जाकर प्रधानमंत्री का चिट्ठी पहुंचाने का संपर्क अभियान जारी है तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान कर रहे हैं। इस मौके पर विधानसभा प्रभारी संदीप श्रीवास्तव, सांसद प्रतिनिधि अमित चौबे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जयप्रकाश प्रसाद, मंडल अध्यक्ष कमल मुखिया, कामेश्वर सिंह, भिखारी सिंह आदि उपस्थित थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 1 वर्ष जो पूरा हुआ है साल 2 का, जो पहले 5 साल पूरा हुआ है, सेकेंड फेज के फर्स्ट ईयर जो 1 साल पूरा हुआ उसमें उन्होंने क्या क्या काम किया है और इस वैश्विक महामारी में भी उन्होंने क्या किया, क्या मेरे पास था और अभी क्या मेरे पास है, वो आप लोगों को डिटेल में हम दिए ही हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ बता रहे हैं। जो ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है जीवन में, जो हमारे पास 370 धारा, इसके लिए हमेशा लगता था, जहां हम लोग कहते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और कश्मीर का अंग हमारा दूसरे जगह ही चला गया था, तो वो अपने आप को अलग आज़ाद मानते थे। लेकिन जब हरि सिंह शुरू में ही, जब जिस समय सभी रियासत को मिला के एक भारतवर्ष जब बन रहा था, उस समय हरि सिंह ये नहीं कहे थे कि हम अलग जाएंगे, लेकिन ये हमारी कांग्रेसी नीति के कारण उधर चला गया और ताशकंद के जो उन्होंने जो ये किया, ये अपने आप को भारत के कभी नागरिक नहीं मानते, लेकिन हम लोगों का भारत का मुकुट था। एक्चुअल कश्मीर हमारा मुकुट था और मुकुट के कारण ही हमारा वो तो सर है, सर को हम कैसे छोड़ सकते हैं। ढाका नगर परिषद के मुख्य पार्षद के 2 साल का कार्यकाल पूरा होते ही विक्षुब्ध 15 पार्षदों ने अपना प्रहार तेज कर दिया है। उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन देकर मुख्य पार्षद पर अविश्वास जाहिर किया है। उप मुख्य पार्षद अर्चना पांडे के नेतृत्व में विक्षुब्ध पार्षदों के द्वारा जारी पत्र में मुख्य पार्षद पर प्रत्येक माह बोर्ड की बैठक नहीं बुलाने का आरोप लगाया। साथ ही नगर परिषद को प्राप्त विकास राशि का समान रूप से सभी वार्डों में खर्च नहीं करने, राशि का बंदरबाट करने, नगर परिषद के आंतरिक राजस्व को बढ़ाने का प्रयास नहीं करने, बगैर नक्शा होर्डिंग पारित कराने का आरोप मढ़ा है। साथ ही आरोप है कि सशक्त समितियों द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी बोर्ड के सदस्यों को नहीं दी जाती। नगरपालिका अधिनियम के तहत अविश्वास जाहिर करते हुए मुख्य पार्षद से सदन में बहुमत साबित करने के लिए विशेष बैठक बुलाने की मांग की गई है। 2 साल में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। विकास के कामों के अध्यक्ष द्वारा भेदभाव किया जाता था, इसीलिए हम 15 पार्षदों ने मिलकर अविश्वास लाई है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के माधोपुर चौक पर पैक्स लिमिटेड मझौलिया के दैनिक बचत योजना के अंतर्गत करीब 150 उपभोक्ताओं की जमा राशि लगभग 5 करोड़ रुपए गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। इसको लेकर उपभोक्ताओं ने बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग पर आगजनी कर घंटों प्रदर्शन किया। मुख्य मार्ग जाम होने के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई और राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया। लगे जाम के दौरान लोग भीषण गर्मी से परेशान दिखे। आक्रोशित उपभोक्ताओं ने कर्मियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं मुख्य मार्ग पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं ने बताया कि इसकी शिकायत हमने पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त को भी किया था, लेकिन केवल आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। सूचना मिलने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार, अंचलाधिकारी जवाद आलम, थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। वहीं सूचना पाकर पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी विद्यानाथ पासवान घटनास्थल पहुंचकर 3 बजे जाम को खत्म कराया। साथ ही बिना सूचना के सड़क जाम करने पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश थाना अध्यक्ष को दिया। उन्होंने खाता धारकों की जमा राशि पर कहा कि पूर्व अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार सिंह पर गबन की प्राथमिकी दर्ज करते हुए खाता धारकों की जमा राशि वसूली की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी के आश्वासन पर आक्रोशित खाता धारकों ने उनको धन्यवाद दिया। शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी व राजद नेता सैयद फैसल अली गुरुवार को मोतिहारी पहुंचे। इस दौरान मोतिहारी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, लालू जी गरीबों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं और उनका बहुत स्पष्ट संदेश ये था कि उनके जन्मदिन पे कोई समारोह और किसी तरह का केक काटने का कोई समारोह नहीं हो, और वो भी विशेष करके जब हमारे हजारों लाखों गरीब मजदूर पलायन करके दूसरे जगहों से यहाँ आए हैं और सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। तो हम लोगों ने ये तय किया था लालू जी के आशीर्वाद से कि आज का जो उनका जन्मदिन का जो समारोह हो वो गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाए। आप सबने देखा होगा, सुना होगा कि ताली और थाली की बहुत चर्चा हुई, लेकिन सबकी थाली पर अगर नजर डालिएगा तो वो थाली खाली थी।
तो हम लोगों ने आज लोगों के, गरीब लोगों की थाली को भरने का प्रयास किया है और उनको खाना खिलाने का प्रयास किया है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।